बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मुझे टॉपिक दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मेरे से पिछला जो टॉपिक था, मैंने इतनी मेहनत से वो किया था, वो डिलीट हो गया। तो अच्छा जी, ये हम ये वाला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। इम्यूनिटी हर दूसरे साल ही आता है। और इसको मैं ना एक एक वर्ड करके आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको ये भूले नहीं और आपको याद करने में भी आसानी रहे। इम्यूनिटी कहते किसको है? इम्यूनिटी बेसिकली कुव्वत मुदाफ़त को कहते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि जब भी कोई बाहर से कोई जरासीम उसके जिस्म के अंदर, जरासीम कह सकते हैं, कोई प्रोटीन, कोई भी जहर, टॉक्सिन कोई उसके जिस्म में दाखिल हो, तो उसके जिस्म में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए, कोई एक ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए जो कि उसकी उसकी ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं और जो ऐसे टॉक्सिन्स हैं, उनके खिलाफ जो है ना, उनकी उसकी प्रोटेक्शन कर सके। तो उसी उसी मैकेनिज्म को और उसी जो आप कह सकते हैं सारे सिस्टम को कहते हैं, का नाम दिया गया है इम्यूनिटी। इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। द कैपेसिटी टू, कैपेसिटी कहते हैं सलाहियत को, टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल टू द बॉडी। यानी कि किसी भी फॉरेन बॉडी की जो है वो फॉरेन मटेरियल की जो इंट्रूजन है ना, फॉरेन मटेरियल की इंट्रूजन जो है, फॉरेन मटेरियल कहते हैं ना बाहर का जो बैरूनी है फॉरेन, वो कहते हैं मेरे अब्बू फॉरेन गए हुए हैं, मेरे अब्बू फॉरेन गए हुए हैं। तो फॉरेन कहते हैं बैरूनी जो है इंसान की बॉडी के बाहर का जो हिस्सा है। तो उस वो जब इंट्रूजन कहते हैं हमला करना या दाखिल होना, किसी चीज़ में दाखिल होकर हमला करने के सारे प्रोसेस को कहते हैं इंट्रूजन। इंट्रूजन लफ्ज़ आमतौर पर तब यूज़ होता है जब किसी एक मुल्क की आर्मी जो है ना दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल होती है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूजन हो गई है। फर्ज करें इंडिया की आर्मी पाकिस्तान में दाखिल हो जाए, तो कहेंगे इंडियन आर्मी हैज़ इंट्रूडेड द पाकिस्तान। इस कैपेसिटी, इस सलाहियत को कि हम फॉरेन मटेरियल की जो इंट्रूजन को रिकॉग्नाइज करे हमारी बॉडी, और उसके बाद क्या करे, मोबिलाइज करे कुछ सेल्स को और कुछ सेल की प्रोडक्ट्स को, सेल और सेल की प्रोडक्ट्स को मोबिलाइज करे। मोबिलाइज का मतलब क्या है? हरकत दे उनको, मतलब उनको किसी काम पे लगाए। क्या करने के लिए? टू हेल्प रिमूव द पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल। उस फॉरेन मटेरियल जो कि बाहर से अंदर जिस्म में आ गया है, उसको जिस्म से दफा करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। कैसे? ग्रेटर स्पीड, अच्छी स्पीड के साथ, ताकि जिस्म पर नुकसान ना हो, और इफेक्टिवनेस और कंप्लीटली यानी मुतासर कौन अंदाज में अच्छे तरीके से उसको निकाल सके। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनिटी। इस सलाहियत को बॉडी को कहते हैं इम्यूनिटी, और ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, ये आप कर सकते हैं इधर से। अच्छा जी। इन एनिमल्स इन एडिशन टू फिजिकल बैरियर्स, इन जानवरों ने में ना बेसिकली जो जरासीमों से बचाव के लिए अल्लाह ताला ने तीन किस्म के सिस्टम रखे हैं। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। स्किन ये हमारी बॉडी के बाहर के अंदर सारी स्किन है। और म्यूकोजा कहते हैं ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो हमारा यानी कि जो मुंह के अंदर का हिस्सा है, इसकी जो सरफेस को जिस चीज़ ने लाइन किया हुआ है, यानी कि जो मुंह के अंदर का ये चीक का अंदर का हिस्सा जो है, इस सारे हिस्से को, इस सारी जो लेयर को कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, वो स्किन नहीं होती लेकिन वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और वो उसके सेल, असल में स्किन जो होती है ना, ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि स्किन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्किन में पांच किस्म के सेल्स होते हैं, जबकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। काम दोनों का प्रोटेक्शन ही है कि ये जल्दी ना एंट्री नहीं देते किसी चीज को। एंड दूसरे नंबर पे आ गए फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैक्रोफेजिस को आमतौर पे कहा जाता है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स वैसे सेल्स, फेगो कहते हैं खाने को, साइट सेल्स को, तो ऐसे सेल्स जो खाते हैं, जरासीमों को खा जाते हैं। ये दो मैकेनिज्म। और तीसरा मैकेनिज्म कौन सा है? ये है इम्यून सिस्टम का। ठीक है, ये फॉरेन इन्वेडर से बचाव के लिए तीन मैकेनिज्म जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखे हैं। अब आगे ना कंपोनेंट्स उसने बताए, यही इस पैराग्राफ की हेडिंग है, द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम।
कंपोनेंट्स यानी कि किन किन, ये इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली ये पूरा एक सिस्टम है, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होगा ना। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें। एक तो है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एक तो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मैंने पिछले थोड़े से टॉपिक में भी, उसमें भी लिम्फेटिक्स में भी बताया था, लिम्फेटिक सिस्टम में भी, कि लिम्फोसाइट्स नॉर्मली लिम्फ नोड्स में मौजूद होते हैं। और दूसरे नंबर पर है एंटीबॉडीज। अब आगे लिम्फोसाइट्स होते हैं दो तरह के, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और एंटीबॉडीज क्या हैं, ये डेफिनेशन ही एंटीबॉडीज की लिखी लिखी हुई है। नहीं, डेफिनेशन नहीं, सॉरी, लिखी हुई। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं एंटीबॉडीज की। आप डेफिनेशन या कहीं इंटरनेट से निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ मेरा ख्याल में अच्छे तरीके से नहीं लिखी हुई, ये मेरे नहीं, नीचे लिखी हुई है, लिखी हुई है। अच्छा, एंटीबॉडीज विच आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज हमने पढ़ा था ना दूसरे चैप्टर में, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में लिपिड्स होती हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो एंटीबॉडीज की कौन सी क्लास है, ये प्रोटीन्स की क्लास में से आता है, ठीक है। इन ये एंटीबॉडीज बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक ही चीज को के दो नाम है। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स की अगर ना फर्दर टाइप्स होती हैं, तो ये जो ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज होती हैं ना, ये सारी की सारी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। और चूंकि ये इम्यूनिटी में काम करते हैं, तो इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह देते हैं। एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय वर्टिब्रेट्स, और ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स ही सिंथेसाइज करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में सिंथेसाइज नहीं होती। ये कब सिंथेसाइज होती हैं, कब जिस्म में बनती हैं, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। अब ये दूसरी टर्म आई है एंटीबॉडीज के बाद, दूसरी टर्म आई है एंटीजन की। मैं बताता हूँ, ये दोनों टर्म्स आगे बड़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन की हुई हैं। एंड इमोबिलाइज इट, क्या होता है कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनती हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन एंटीजन को या तो इमोबिलाइज कर देती हैं, यानी कि हरकत को रोक देती हैं, या फिर सेट्स इन मोशन इवेंट्स दैट अल्टीमेटली कॉज इट्स डिस्ट्रक्शन, या फिर ऐसे इवेंट्स को हरकत में लाती हैं जिसकी वजह से इन एंटीजन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये जो साइड पे येलो वाला डिब्बा है, ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को हमने बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहा है। असल में ये दो अलग अलग किस्म के सेल हैं, और इनका काम करने का, इम्यूनिटी में काम करने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे डिफरेंट है। लेकिन बी को बी और टी को टी क्यों कहते हैं, इसकी वजह यह है कि जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, ये आमतौर पर हमारी जो बॉडी के अंदर, हमारे नेक के निचले वाले हिस्से में और सीने के ऊपर वाले हिस्से में एक ऑर्गन पड़ा होता है, थाइमस, ये ऊपर भी पिक्चर में मौजूद है। तो वहां पर ये सेल्स ज्यादा बनते हैं। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये बनते हैं एक किस बर्ड्स के अंदर ना क्लोका होता है, उसकी वॉल्स के अंदर ये होता है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस लिम्फोइड स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पर ये ज्यादा मौजूद होते हैं, तो ये इस बर्सा बर्सा की वजह से इसको बी लिम्फोसाइट्स कह दिया है उन्होंने, ठीक है। ठीक है, ये एमसीक्यूज ही है ये बी और टी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अब आ गई एंटीजन की बात, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की बात आ गई कि एंटीजन को एंटीजन और एंटीबॉडी को एंटीबॉडी क्यों कहेंगे। सॉरी, एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीजन असल में, जो हमने शुरू में बात की कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर जब हमारे जिस्म में आता है, तो हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम है जो कि हरकत में आ जाता है, उस सिस्टम को कहते हैं हम इम्यूनिटी। वो जो फॉरेन इन्वेडर है ना, वो आम तौर पर तकरीबन 100 में से 95% केसेस में वो एक प्रोटीन होती है, ठीक है। वो जो फॉरेन बॉडी जो आगे जिस्म को अंदर तंग करेगी ना, वो प्रोटीन होती है। और उसी प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये जी एंटीजन है या फिर इम्यूनोजन है, ये फॉरेन इन्वेडर होता है। एंटीजन और मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ जी। एंटीजन और इम्यूनोजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस, ऑफन अ प्रोटीन यानी कि अक्सर औकात ये प्रोटीन होती है, विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। और ये क्या करती है, ये एंटीजन क्या करता है, बॉडी को स्टिमुलेट कहते हैं उबारना, किसी चीज को कोई कहता है ना उबारता है, तो उसको कहते हैं स्टिमुलेट। वो कहते हैं ये मतलब एक्सरसाइज जो है वो मसल ग्रोथ की वो स्टिमुलेट करती है, उबारती है। स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडीज बनवाता है जिसम से। एंटीजन खुद नहीं बनाता, एंटीजन तो प्रोटीन है जो बाहर से आती है। एंटीजन जब जिसम में आएगा, तो जिसम उसके खिलाफ रिएक्ट कैसे करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जबकि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, दैट इज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक दैट इज कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये
स्पेसिफिक होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्पेसिफिक कैसे होती हैं? स्पेसिफिक होता है ना खास। तो जो एंटीजन आया है ना, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है, वो एंटीबॉडीज उसी एंटीजन को ही डिस्ट्रॉय करेंगी, किसी और एंटीबॉडीन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। तो इस वजह से ये स्पेसिफिक है। इसने ये जो आई ई होता है ना, इसका मतलब होता है जो पिछला वर्ड है ना, इसको एक्सप्लेन कर रही है ये पूरी लाइन। तो कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन विच स्टिमुलेटेड देयर प्रोडक्शन। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं एंटीजन की डिस्ट्रक्शन करेंगी जो कि जिन्होंने इस एंटीबॉडी जो इन एंटीबॉडीज को बनने की वजह बने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे, एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट्स में। हाँ, हमें पता है कि इम्यूनिटी में दो ही चीजें हैं, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये एंटीबॉडीज बनती कहाँ पे हैं? ये बी लिम्फोसाइट्स में बनती हैं, ना कि टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बना सकता। ये बी लिम्फोसाइट्स में बनेंगी और उसके बाद सक्रीटेड इन द लिम्फ। ये लिम्फ में सक्रिएट होंगी। हमें पता है कि लिम्फ नोड्स में एक्सेसिव अमाउंट में जो है ना, वो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, उनमें बी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होते हैं। वो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाएंगे, और वहीं पे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो लिम्फ है उसमें ये एंटीबॉडीज को सक्रिएट कर देंगे। लिम्फ आगे जाके आपको पता है थोरेसिक डक्ट से आगे सब क्लेवियन वेन में चला जाता है, तो वहीं से ये ब्लड में भी चली जाएंगी। अब एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर, ये लहदा से ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता, तो लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर इसी टॉपिक में से ना कभी कभी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है फिर वो, जब उसने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देना होता। लॉन्ग क्वेश्चन कहीं और, मतलब इसी चैप्टर में से पहले से कहीं से और से दे देता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है ना एंटीबॉडीज का, ये इंपॉर्टेंट है समझना। मैं आपको बताता हूँ, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। मैं ना आपको इस बात का, ये मुझे ना थोड़ा सा दूसरा चैप्टर जो है वो आपको थोड़ा सा मुझे ना दोबारा से जो दूसरा चैप्टर है उसको करना पड़ेगा। उसके उसके अंदर की कोई चीज़ बतानी पड़ेगी एक दो। आपको मैंने बताया था जब मैं आया था, तो मैं वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ ताकि आसानी रहे। आपको प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर का पता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोटीन, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा ताकि रिवीजन हो जाए, रिवीजन भी हो जाएगी और ये थोड़ा सा हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी। एक्चुअली प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होती है। फर्ज करो ये एक अमाइनो एसिड है, 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 और एक ये अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, ऐसा ही है। जब ये एक चेन बन जाएगी तो इस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये आपको मैंने उस दिन उस जब हम पढ़ रहे थे तब भी बताया था। इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। अब बहुत सारे इस तरह के पॉलीपेप्टाइड अगर मिल जाए ना, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करो एक ये पॉलीपेप्टाइड है, इसमें ये अमीनो एसिड के अंदर बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने देखा था लेक्चर को दोबारा कि ये नजर नहीं आता, ये कर्सर नजर नहीं है। अब कर्सर नजर आया होगा। ये देखो, ये एक अमीनो एसिड है, 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 इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना है, तो ये बन गया एक पॉलीपेप्टाइड। इसी तरह का एक पॉलीपेप्टाइड मैंने नीचे बनाया है अमीनो एसिड को मिला के। ठीक है। अब इसी तरह का फर्ज करो मैं एक पॉलीपेप्टाइड नीचे बना देता हूँ और। ठीक है। ये मैंने देखो तीन पॉलीपेप्टाइड्स बना दिए हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड्स के आपस में बॉन्ड बनते हैं ना जब, तो फिर प्रोटीन्स वजूद में आती हैं। पॉलीपेप्टाइड्स को भी कभी कभी हम प्रोटीन्स कह देते हैं, सिंपलिस्टिक प्रोटीन्स कह सकते हैं इनको। लेकिन आमतौर पर पॉलीपेप्टाइड्स जब मिलते हैं तब ये प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, ये तीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एक दो तीन, और इनको आपस में जब इनका बॉन्ड बने हैं तो फिर ये प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो अब मैं आपको वहां पर वापस लेके चलता हूँ। अच्छा जी। तो ये देखो, ए- ये एंटीबॉडी है, ये एक पूरी एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडीज आपको पता है प्रोटीन होती हैं, तो ये एक पूरी एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, सॉरी। ये आमतौर ये चार पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। एक, दो,
3 और 4। इसमें जो दो पॉलीपेप्टाइड है ना, ये दो चेन हैं, ये हैवी चेन है, ये बड़ी चेन है, इनको हम कहते हैं हैवी चेन। और जो जो साइडों वाली हैं दो चेन, इनको हम कहते हैं लाइट चेन। लाइट चेन और हैवी चेन के दरमियान में एक डाइसल्फाइड का बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड दो सल्फर मिलेबल। और जो दो हैवी चेन, चूंकि दो हैवी चेन आप बड़ी चेन होती हैं, तो इनको मिलाने के लिए डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो डबल हाई डाइसल्फाइड, यानी कि दो डाइसल्फाइड के बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये आमतौर पर ना बताते नहीं है। इसका ना एंटीबॉडीज, हमने एक बात पढ़ी है कि एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं। यानी कि जो एंटीजन एंटीजन आएगा बॉडी में, तो जो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनेंगी ना, सिर्फ उसको ही रिएक्ट करेंगी, मतलब उसी को ही डिस्ट्रॉय करने के काम आएंगी। तो वो कैसे होता है ये? एंटीबॉडीज ना बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है ओवरऑल। ये जो निचले वाला हिस्सा है ना सारा एंटीबॉडीज का, ये सारी एंटीबॉडीज जितनी भी जिस्म में बनेंगी ना, उन सब में सेम ही होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये दोनों का, इसमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस चेंज होने की वजह से ना हर एंटीबॉडी का फर्क होगा। यानी कि जैसा एंटीजन होगा, ये उसका वैसा ही फर्क बनेगा, जिसकी वजह से यहीं पर आकर फिर एंटीजन जुड़ता है। वो जुड़ता कैसे है, वो मैं साथ की डायग्राम आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। तो ये वाला हो गया वेरिएबल सीक्वेंस, और ये हो गया कांस्टेंट सीक्वेंस। यही बात नीचे लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी। ये ना फिगर ए को डिफाइन किया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ है, ये नीचे बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दो टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स जिसमें दो लाइट चेन्स हैं, एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स, दो हैवी चेन्स हैं, लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस, जिसको उसने वी कहा हुआ है, ये नीचे ये ऊपर वाला वी है। Variable amino acid sequence in the light chains and the upper region of heavy chains determine which antigen will bind to that particular antibody। यही बात मैंने आपको बताई है कि ये जो वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ना, वेरिएबल कहते हैं डिफरेंट होने को, वेरिएबिलिटी पढ़ा हुआ होगा आपने, डिफरेंट होने को कहते हैं। तो वेरिएबल जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, ये डिफाइन करता है कि कौन सा एंटीजन यहाँ पर आके अटैच होगा। जबकि जो कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ये नीचे वाला कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, आर द सेम फॉर ऑल एंटीबॉडीज। ये सारी एंटीबॉडीज में सेम होता है इन वन क्लास। ठीक है। अब ये साथ आ गया, साथ के डायग्राम में, अब ये बी जो फिगर है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये एक सेल है जो कि बाहर से आया हुआ है, ये फॉरेन इन्वेडर है। इसकी सरफेस पर कुछ एंटीजीन्स लगे हुए हैं। बेसिकली इसकी सेल मेम्ब्रेन में ना कुछ, आपने अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कोई छोटी क्लासों में भी पढ़ा हो, कोई 4th चैप्टर जो है ऐसी का उसमें पढ़ा हो, तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में जो है ना वो लिपिड्स होते हैं और साथ में प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। उसमें वो जो एक लंबी लंबी टेल्स वाले कुछ होती हैं लिपिड्स से, और पता नहीं उनको क्या कहते हैं, मुझे भूल गया। और साथ में ना दरमियान में मोटे मोटे ब्लॉक्स प्रोटीन्स के पड़े होते हैं। वही जो प्रोटीन्स होती हैं ना सेल्स की, वो एंटीजन के तौर पर काम करती हैं। वो क्या करती हैं, जब जिस्म में आती है ना, तो जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। तो एंटीबॉडीज कैसे बनती है, मैं आपको ये अगला टॉपिक ही हमारा है, एंटीबॉडीज कैसे बनती है, उस पर मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। लेकिन फर्ज करो वो एंटीबॉडीज बन गई हैं, ये एंटीबॉडीज हैं, और ये वो वाले सेल हैं जिनके ऊपर एंटीजन है। तो ये देखो एंटीबॉडीज इस तरह सेल के ऊपर जुड़ जाएंगी। और जैसे ही ये जुड़ के को पूरा कम्प्लेक्स बनेगा ना, फिर क्या होगा कि जिस्म के अंदर जो ऐसे सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, जिनका काम ही खाना पीना है। ठीक है, तो उनके लिए ये जो बड़ा कम्प्लेक्स है ना, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी हो जाता है। इसी वजह से जब ये एंटीजन एंटीबॉडीज इन पे जुड़ती हैं, कम्प्लेक्स बनता है, फौरन मैक्रोफेजेस आते हैं, इनको खा के ये जब वो जा हो जाते हैं, ये जो सेल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब आ गया, मैं आपको बताऊंगा दो किस्म के इम्यूनिटी में ना, दो किस्म के रिस्पॉन्स होते हैं। एक टी लिम्फोसाइट्स का रिस्पॉन्स है, एक बी लिम्फोसाइट्स का रिस्पॉन्स है। जैसे ही फॉरेन इन्वेडर आया, टी लिम्फोसाइट्स अपने तरीके से रिएक्ट करेगा, और जो बी लिम्फोसाइट्स है वो अपने तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो दोनों को अलग अलग कहा है। सब ऊपर लिखा हुआ है टी सेल्स का। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन, टी सेल्स जो है ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। देन कॉम्बैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉम्बैट कहते हैं मुकाबला करने को। ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुकाबला करते हैं और अफेक्ट द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यूज। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये ना मैंने पिछले, जब मैंने ये पिछला लेक्चर भी रिकॉर्ड कराया, इस पर मैंने पूरे 3-4 मिनट लगाए थे। आपको इधर भी बता देता हूँ, चलो।
असल में ना जब फर्ज करो एक बंदे के गुर्दे फेल हो गए हैं, ठीक है, तो दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, तो उसके दोनों गुर्दे नाकाम हो गए हैं, तो उसके बेटे ने कहा है कि जी मैं अपने बाप को गुर्दा दूंगा। तो उसका जो उसके बेटे का गुर्दा जब उस बाप के जिस्म में लगेगा ना, तो वो जो गुर्दा है उसके बेटे का है, वो उसके बाप के अपने जिस्म का नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है ना चूंकि। तो वो पूरे का पूरा बड़ा एंटीजन है उसके। देखो गुर्दा कितना बड़ा है, और वो उसके जिस्म का नहीं है, जिस्म उसके खिलाफ रिएक्ट ही करेगा। जिस्म कहेगा ये तो मेरे हिस्सा का नहीं, तो जिस्म उसको डिस्कार्ड कर देगा फौरन, उसको मतलब रहने नहीं देगा। और जो सेल रहने नहीं ना देगा वो टी सेल्स हैं। ठीक है, ये टी सेल्स ही इसको कहते हैं कि ये रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यूज। जैसे कि टिश्यू ट्रांसप्लांट में ना ये रिजेक्शन करवाते हैं, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन हो गई है। अगर वो बाहर का गुर्दा लगाया और जिस्म ने मतलब जिस्म ने रिएक्ट करके उसको डिस्कार्ड कर दिया ना, उस गुर्दे को फौरन खराब कर दिया। जब वो अगर जिस्म अगर उसके खिलाफ रिएक्ट कर जाए ना, तो ये टी सेल्स जाके उस गुर्दे को खराब कर देंगे, उसकी सेल्स को तोड़ फोड़ कर देंगे, तो गुर्दा वो भी काम का नहीं रहेगा। तो हम इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं नॉर्मली, जब गुर्दा इस तरह लगाना होगा ना किसी और का एक इंसान में, तो जिस इंसान के जिस्म में लगना होता है गुर्दा, उसकी वो इम्यूनिटी को बिल्कुल नीचे कर देते हैं, मतलब इम्यूनिटी उसकी बिल्कुल गिरा देते हैं। तो उस वजह से फिर क्या होता है, इम्यूनिटी जो कि गिर जाती है, तो फिर वो इतना रिजेक्शन होती नहीं है, रिजेक्शन फिर भी हो जाती है लेकिन कम होती है। ठीक है, तो ये जो टी सेल्स का बेसिकली रोल होता है टिश्यू ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन में। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पांस, क्योंकि इसमें सेल ने खुद रिएक्ट किया है, कोई उसने आगे एंटीबॉडीज वगैरह नहीं बनाई है। जबकि जो बी सेल्स है ये भी रिकॉग्नाइज करता है, वैसे ही एंटीजन को ये भी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इसका ये है कि ये प्लाज्मा सेल बनाता है, ये अपनी तरह के क्लोन बनाता है। क्लोन कहते हैं ना, ये क्लोन तुमने पढ़ा होगा, एक ही शक्ल का दो चीजें बन जाना, उसको कहते हैं क्लोन बन गया। ठीक है, तो ये बी सेल्स की तरह के ही और मजीद सेल बन जाते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का एक्चुअली साइज तो बी सेल्स से भी बड़ा होता है। और प्लाज्मा सेल्स आप प्लाज्मा सेल्स बनते क्यों हैं, बी सेल्स डायरेक्ट क्यों नहीं एंटीजन बनाते हैं, उसकी वजह यह है, एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनाते, उसकी वजह यह है कि प्लाज्मा सेल्स जो है ना, इनका एक ही काम है, दर 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 एंटीबॉडीज निकाली जानी है, इन्होंने, इनका एक ही काम है। तो इस वजह से ये प्लाज्मा सेल्स इसी काम के लिए बनते हैं बी सेल से। और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज करते हैं और एंड लिबरेट, और ये निकालते हैं। लिबरेट कहते हैं आज़ाद करने को, वैसे इसका जो लफ्जी तर्जुमा है ना वो है आज़ाद करना। ये आपने सुना होगा, लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये जिसने कल ट्रेन अगवा कर ली है पाके, ये जाफर एक्सप्रेस, तो वो BL उसके नाम में भी आता है ना लिबरेशन आर्मी। तो लिबरेशन कहते हैं आज़ाद करना, लिबरेट आज़ाद करने को। तो ये एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ पर इसका मतलब आएगा अपने जिस्म से निकाल देना। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली सिंथेसाइज करते हैं और तेजी तेजी निकाल देते हैं एंटीबॉडीज। और उसके मतलब निकाल देते हैं, क्या हो गया मतलब, सेल के बाहर आ जाती है ना एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल के अंदर बनती है और बाहर आ जाती हैं। कहाँ पर आती हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर आती हैं, और टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ही दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेरे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन किया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसे कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, उसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो ये ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में ये प्लाज्मा सेल्स जो है ना एंटीबॉडीज को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या करती हैं, अटैच टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये देखो, ये ऐसे एंटी बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच करती हैं, एंड स्पीड अप देयर फेगोसाइटोसिस। और फिर क्या करती हैं, उनकी जो फेगोसाइटोसिस है ना, उनके जो खाए जाने का प्रोसेस है उसको तेज कर देती हैं। या फिर दूसरा तरीका भी करती हैं ये एंटीबॉडीज, एक और काम भी करती हैं, किसी और एक और मेथड भी है इनका। या फिर ना, और कंबाइन विद एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स। या फिर दूसरा ये है कि ये टॉक्सिन्स के साथ मिलके उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये बात ना अक्सर बताते नहीं है टीचर्स। जो एंटीजन है ना, वो जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा बैक्टीरिया ही मेरे जिस्म में जाए तो वो एंटीजन होगा, या पूरे का पूरा वायरस ही मेरे जिस्म में जाए तो वो एंटीजन होगा। अगर फर्ज करो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स भी चले गए ना प्रोटीनेशियस फॉर्म में, वो भी मेरी बॉडी में एज ए एंटीजन ही काम करेंगे। ठीक है, तो बॉडी में बाहर से कोई प्रोटीन जानी चाहिए, छोटी मतलब ये 2-4 अमीनो एसिड की या 5-10 अमीनो एसिड जितनी भी, लेकिन वो जिसम को नुकसान पहुंचाने वाली हो। ठीक है, तो वो फिर एंटीजन होगा। ठीक है, तो जो टॉक्सिन है ना, मैं मिसाल दूंगा एक टॉक्सिन की, वो है इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया है। ये आमतौर पर ना, अगर कम भुना हुआ अंडर कुक्ड मीट होता है, जो कम भुना हुआ गोश्त अगर वो खा लेना, तो उसमें इकोलाई रह होता है। वो हमारे गट में जाता है, ये हमारे मैदे में और इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां पर ना
एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं इंटेरोटॉक्सिन। वो इंटेरोटॉक्सिन जो होती है वो बॉडी में बिल्कुल एंटीजन के तौर पे काम करती है, और वो बॉडी में आगे जाके बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो ये एंटीबॉडीज जो बनेंगी ना, ये इस टॉक्सिन के खिलाफ कभी कभी क्या होता है। अच्छा, ये टॉक्सिन्स जो होती है ना, ये इनका क्या काम होता है, ये बेसिकली इनके अंदर ना इनके एक सिरे पर एक मतलब आप समझ लो एक सीक्वेंस ऐसा बना होगा कि ये सेल के ऊपर जाके अटैच करेंगे और सेल को फाड़ देंगे। मैं मिसाल देने, मैं इजी सिंपलिस्टिक वे में समझा रहा हूँ। एक्चुअल में ना इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये टॉक्सिन्स में होता है ऐसा ही है कुछ है कि ये सेल्फ को मतलब तबाह बर्बाद करने के काम आती हैं। तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो होती है ना, ये उस हिस्से को जो कि सेल के साथ जाके अटैच होता है, एंटीबॉडीज खुद जाके वहां पे अटैच हो जाती है। जिस तरह ये सेल के ऊपर अटैच हुई है ना, इसी तरह वहां पे टॉक्सिन पे जाके अटैच हो जाएगी। तो जब वो टॉक्सिन के ऊपर जाके अटैच होगी, जब वो टॉक्सिन किसी सेल पे नहीं अटैच हो सकती, फिर वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक्चुअल में आपके मतलब इंटरेस्ट के लिए ये बता रहा हूँ कि जो स्नेक बाइट के बाद स्नेक वेनम हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं ना, ये जो मतलब जहर जो सांप का है, उसमें भी बहुत सारी टॉक्सिन्स ही होती हैं। और उसमें मतलब एंजाइम्स वगैरह होते हैं, पेप्टाइडेजेस और इस तरह के, वो बॉडी में बड़ा दबाव, वो यही सारे काम करती हैं, एंटीजन के तौर पर एक्ट करती हैं और सेल को फाड़ती हैं और प्रोटीन्स को तबाह करती हैं। अच्छा, दूसरा काम क्या है दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एंटीबॉडीज का, कंबाइन विद एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने इकोलाई की एग्जांपल दी, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन्स। दिस इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि ये है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है। इसका नाम ह्यूमरल, पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया इसका नाम है ह्यूमरल क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, लेकिन मुझे इस टाइम नहीं याद। ठीक है, तो इसका नाम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स रखा हुआ है क्योंकि इसमें बी लिम्फोसाइट्स के आगे प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, और प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज बनाती हैं, और एंटीबॉडीज जाके या तो एंटीजन पर अटैच करके उनको फेगोसाइटोसिस करवा देती है, या फिर किसी टॉक्सिन्स के साथ मिलती हैं और उनको न्यूट्रलाइज करवा देती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब आगे बस लास्ट वाला टॉपिक है इसका, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अच्छा, यहाँ से ना इसने उसी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की तमहीद बांधनी शुरू की है। मैं आपको ये बता, मैं इधर ही थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ ताकि ना हमें बार बार पेज ना बदलना पड़े। तो होता कुछ यूं है कि फर्ज करो, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये एंटीजन है, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आया मेरी बॉडी में, ये आया मेरी बॉडी में। बॉडी के अंदर मौजूद हैं जी बी लिम्फोसाइट्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं, तो लिम्फ नोड्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, ये मैं, अच्छा, ये बॉडी के बी को मैं बी ओ कर रहा हूँ, और ये बी लिम्फोसाइट्स को मैं बी एल कर रहा हूँ, बी से बी और एल से लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स आगे क्या करेंगी, एंटीबॉडीज बना देंगी। मैं इसको एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बड़े ए और छोटे बी से, और या फिर आई बड़ा और जी छोटा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन इसका, आई जी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, और ए बी का मतलब है एंटीबॉडीज। अच्छा, मैं कर्सर से आपको बता देता हूँ। ये जी हमारी एंटीजन था, ये हमारी बॉडी में आया, कोई भी फॉरेन चीज हो सकती है, बैरून, ये बॉडी में आया, बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स है, वो इस एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट कर किया उन्होंने, और उन्होंने प्लाज्मा सेल के थ्रू, यहाँ पर मुझे प्लाज्मा सेल भी बनाने चाहिए थे, लेकिन चलो मैंने नहीं बनाया, लेकिन एंटीबॉडीज बन गई हैं। ठीक है, अब देखो कि अब देखो कि जो इस ये वाला सिस्टम है कि जिसमें एंटीजन आया बॉडी में, और बॉडी के अंदर बॉडी ने एक्टिवली रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बनाई हैं, इसको कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है बॉडी, मतलब वो खुद एंटीबॉडीज बनाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, अब ये बात ये है कि ये जो एंटीजन है ना, ये दो तरह से आ सकता है। उसकी बुनियाद पर हम एक्टिव इम्यूनिटी को भी आगे दो क्लासे दो टाइप्स कर सकते हैं इसके। या तो एंटीजन ये नेचर की तरफ से आ सकता है, मतलब बच्चा था, उसके उसके अंदर मीजल्स का, फर्ज करो खसरे का वायरस आ गया, मतलब बाहर से आया ना, तो कहीं किसी साइंसदान ने नहीं उसके जिस्म में डाला, तो ये आ गया हमारे पास नेचरली इंड्यूस्ड
एक्टिव इम्यूनिटी, सिंपल सी बात है, नेचर की तरफ से अगर आया एंटीजन तो वो नेचुरली इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज। लेकिन फर्ज करो कि ये एंटीजन जो है वो एक साइंसदान ने क्या किया, एक साइंसदान ने क्या किया, इसी एंटीजन को लिया, मतलब अ, इसी एंटीजन को लिया। मैं खसरे के जो मीजल्स, खसरा मीजल्स को कहते हैं ना, उसके वायरस की एग्जांपल दे रहा हूँ। बस समझ लो ये जो एंटीजन है ना, ये मीजल वायरस है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ये जो मीजल का वायरस था ना, इसकी जिस्म को नुकसान पहुंचाने की ताकत को बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल कम। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं पोटेंसी को कम करना। किसी चीज की पोटेंसी होती है ना, जैसे ड्रग की पोटेंसी होती है, मेडिसिन की। इसी तरह ये मीजल वायरस था जो, ये मीजल वायरस को मैं एम से जाहिर कर रहा हूँ। तो ये इसकी पोटेंसी को कम कर दिया। और साइंसदान ने क्या किया, इस मीजल वायरस को, जिसकी पोटेंसी को कम करके जिस्म में दाखिल किया। अब ये जिस्म में जाके नुकसान तो ये पहुंचा नहीं सकता क्योंकि इसकी पोटेंसी हो गई है कम। लेकिन ये रिएक्ट वैसे ही करेगा, बॉडी इसके खिलाफ क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज बना देगी। ठीक है। ये देखो, ये मिजल्स वायरस एंटीजीन को एक साइंसदान ने लिया इस मिजल वायरस, इस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में जैसे कि, और मीजल वायरस की पोटेंसी को कम किया और बॉडी में डाला, और बॉडी ने बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज बना दी। अब भी बॉडी ने ही एंटीबॉडीज बनाई हैं, बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी ही है। लेकिन इसमें चूंकि साइंसदान ने दरमियान में रिएक्ट किया है, किसी लैब वाले बंदे ने काम किया है दरमियान में, तो ये हुआ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये हुई आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। असल में ये जो पोटेंसी को कम करके ये जो अंदर चीज डाल रहे हैं ना, ये क्या चीज है, यही तो वैक्सीन है। ठीक है, इसी को ही तो हम वैक्सीन कहते हैं, कि ये हम कहते हैं ये जो बच्चों में वैक्सीन करवानी है, यही तो है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन और कुछ नहीं होती, वैक्सीन बेसिकली उसी जरासीम की पोटेंसी को कम करते हैं और जिस्म में डाल देते हैं। जैसे टीबी की वैक्सीन है, बच्चे को पैदा होते ही लगाते हैं टीबी की वैक्सीन, जिसको बीसीजी कहते हैं, बाजू पे लगती है ये। उसमें क्या करते हैं, टीबी बेसिकली, टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है, आती है जिस्म में। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, ये हमारे जिस्म में टीबी टीबी करवाता है। तो साइंसदान क्या करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लेते हैं, उसकी पोटेंसी को करते हैं कम, बहुत कम कर देते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन ना पैदा कर सके। और उसी को ही जिस्म में डाल देते हैं। तो वो जब जिस्म में डलेगा ना, तो वो जब जिस्म में डलेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये मतलब लाइफ लॉन्ग, मतलब ज्यादा काफी बीमारियों में ना, ये सारी जिंदगी के लिए एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। फिर एक दफा बन जाए ना, अगर एक मतलब टेम्पलेट, समझ लो एक मशीनरी लग गई है जिस्म में, तो फिर एंटीबॉडीज बनती रहती हैं, तो फिर वो सारी जिंदगी के लिए ना, वो बच्चे को दोबारा फिर वो बीमारी नहीं होती। जैसे ये खसरे के बारे में बहुत मशहूर है कि एक दफा हो जाए दोबारा नहीं होता। उसकी वजह यही है कि एंटीबॉडीज बन गई हैं एक दफा, और वो बार बार बनती रहती हैं। तो फिर अगली दफा जब वो खसरा का वायरस आएगा ना जिस्म में, तो इससे पहले कि वो बच्चे में खसरा करवा सके, उसकी अलामत पैदा कर सके, एंटीबॉडीज पहले ही तैयार होंगी और वो फौरन उसको मार देंगी, उसको फौरन डिस्ट्रॉय करवा देंगी। मार तो नहीं सकती एंटीबॉडीज डायरेक्टली, लेकिन वो डिस्ट्रॉय करवा सकती हैं। वो हमने ऊपर पढ़ा है कि कैसे डिस्ट्रॉय करवा सकती हैं, फेगोसाइटोसिस करवा देंगी उसकी। ठीक है। अब इसने ना पहले वैक्सीनेशन के बारे में बताया। व्हेन वी गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज एंटीजन, वी बिकम इम्यून टू दैट इन्फेक्शन। ठीक है, और डिजीज, इफ वी गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स वंस इन आवर लाइफ टाइम, वी आर प्रोटेक्टेड और बिकम इम्यून टू दैट इन्फेक्शन इन आवर फ्यूचर लाइफ। यही है ना कि एक दफा पोलियो के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स हो गया, और ये मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, मम्स कनेडो को कहते हैं, मीजल्स खसरे को, पोलियो पोलियो को, और स्मॉल पॉक्स भी एक जल्द की बीमारी होती है, इसमें ना जल्द पे निकल आते हैं दाने से, तो उनको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये इनके अगेंस्ट अगर एक दफा वैक्सीनेशन हो जाए तो बॉडी सारी जिंदगी के लिए इंसान को ये कर देती है, इम्यून कर देती है उस इन्फेक्शन के खिलाफ। अच्छा, आपने इंटरनेट से निकाल के पढ़ लीजिएगा कुछ चार पांच वैक्सीनेशन अच्छी अच्छी। तो अगर कुछ कभी कभी आ गया ना कि पांच, कभी कभी इस तरह के सवाल दे देते हैं कि बच्चे की स्किल जांचने के लिए कि किसी पांच वैक्सीनेशन के नाम लिख दो। तो पांच वैक्सीनेशन के नाम आपने याद करके इधर लिख लेने हैं, ताकि आप वो बाद में याद कर सको। ठीक है। अब ये मैंने एक्टिव इम्यूनिटी आपको सारी पढ़ा दी है कि कैसे बॉडी इसमें एक्टिव रिएक्ट करती है। ये मैं रीड कर देता हूँ एक दफ़ा। एक्टिव इम्यूनिटी द यूज ऑफ वैक्सीन विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी।
एंड मेकिंग अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट द डिजीज और इन्फेक्शन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें ना इसने एक्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन हाफ लिखी हुई है। इसमें इसने बेसिकली सिर्फ आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी की लाइन लिख के इधर, और उसको आगे इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी लिख दिया है। आप एक्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन जो है ना वो इंटरनेट से निकाल के पढ़ याद कर लेना, और वो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, और सबसे पहले आपने एक्टिव इम्यूनिटी की अच्छी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और उसके बाद पैसिव इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीजन जो है वो मतलब उसकी पोटेंसी को कम करके उसको वैक्सीन बना के जिसमें में डालते हैं, और वो ही उसकी वजह से बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज बनाती है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी हम कहते हैं, सॉरी, जबकि नेचुरल इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है, इसी को ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें होता है कि जिसम में खुद से बखुद ही कोई जरासीम दाखिल होता है और जिसम बॉडी जो है ना उसके खिलाफ रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बना देती है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन एंटीजन बिकम्स इल। जब फर्ज करो मुझे बचपन में मेरे जिस्म में खसरे का वायरस है और मैं बीमार हो गया, ठीक है, मैं बीमार हो गया और मैं मरा तो नहीं, ज़्यादातर केसेस में खसरे से बच्चे मरते नहीं हैं, मर भी जाते हैं। खसरे की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि बच्चों में निमोनिया और मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस वगैरह हो जाते हैं, ये ब्रेन की इन्फेक्शन वगैरह के नाम है। तो लेकिन ज़्यादातर केस में बच्चे मरते नहीं है, सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं। तो क्या हुआ है कि अब इम्यूनिटी डेवलप हो गई है उसके उस डिजीज़ के अगेंस्ट ना। अब एंटीबॉडीज बन गई हैं जो कि सारी जिंदगी के लिए बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगी, तो इसको कहते हैं हम नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आ गया लास्ट वाला, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी की तरह बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब बॉडी खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाती, हम बाहर से डायरेक्ट एंटीजन नहीं डालना इसमें, हमने डायरेक्ट इसमें एंटीबॉडीज ही डाल देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। ये देखो, ये हमने एंटीजन जो डाला था बॉडी में, ये देखो एंटीजन डाला था बॉडी में जिसकी वजह से बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज बनाई थी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम ये वाली एंटीबॉडीज को पहले ही तैयार करते हैं। ये ये वाली एंटीबॉडीज को पहले ही तैयार करते हैं, सारी एंटीबॉडीज को तैयार करते हैं और इसको डायरेक्ट जिस्म में डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं, ये देखो ये एंटीबॉडीज को तैयार किया और बॉडी में डायरेक्ट डाल दिया, इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि बॉडी, ये ऐसी बात है कि अगर कोई बंदा बैठा हो और कहे कि रोटी भी मेरे मुंह में डाल दो, वो वाली बात है पैसिव इम्यूनिटी के। कुछ काम नहीं किया बॉडी ने, डायरेक्ट एंटीबॉडी जिस्म के अंदर डाल दी है। अब इसके एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा यह है कि चूंकि हमने डायरेक्ट एंटीबॉडी डाली है, तो वो जो सारा टाइम जिसम ने लेना था बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने में, उससे प्लाज्मा सेल्स बनाने में, उससे फिर एंटीबॉडीज बनाने में, वो सारा टाइम नहीं लगेगा। जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से क्लियर आउट हो जाएगी, एंटीबॉडीज फौरन रिएक्ट करेंगी उसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, और एंटीजन जल्दी से तबाह हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है कि जब वो एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी ना, एंटीबॉडीज का जब लेवल वो यकीनन कम हो जाएगा, जब वो एंटीजन के खिलाफ लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगी ना, तो नई कोई मशीनरी नहीं लगी बॉडी के अंदर। इसमें एक्टिव इम्यूनिटी में तो अंदर मतलब एक फैक्ट्री लग गई थी ना एंटीबॉडीज की, लेकिन इसमें फैक्ट्री नहीं लगी क्योंकि एंटीबॉडीज ही हमने डायरेक्ट बाहर से डाल दी है। तो फैक्ट्री ना लगने की वजह से जब एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी तो इम्यूनिटी भी चली जाएगी, यानी कि इसकी इम्यूनिटी थोड़े टाइम के लिए होती है लेकिन बड़ी तेज आती है। अच्छा जी, पैसिव इम्यूनिटी इन कंट्रास्ट टू एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के मुतजाद एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता था, एंटीजीन्स आर इंट्रोड्यूस टू सिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये देखो ये ना, ये मैं आपको इंग्लिश का रूल बता रहा हूँ, ये आपने याद रखना है कि जब भी कि सेंटेंस के दरमियान में दो कॉमे लगा के उसने एक पूरे के पूरी क्लॉज को या सेंटेंस को बंद किया हो ना, ये देखो यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है और एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सारा सेंटेंस है ना, ये पता किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है, पहले वाला जो कॉमे से बिल्कुल जो पिछला लफ्ज है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, ये वाला जो पूरी लाइन है ये पैसिव इम्यूनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, एक्टिव इम्यूनिटी को कर रही है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीजीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग, किसके लिए, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट उबारने के लिए, बाय आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड। ये हम जो एंटीजीन है ये आर्टिफिशियल मेथड से भी अंदर दाखिल हो सकते हैं और नेचुरल मेथड से भी। जबकि ये एक और बात भी है, ऐसा भी है कि ये भी इंग्लिश का मैं रूल बता रहा हूँ कि ये जो दो कॉमों के दरमियान की जो लाइन है ना, अगर हम मैं इसको सारी को कट कर दूं, ठीक है, मैं
यहाँ तक मैं इसको कट कर दूं, ये खारा खत्म कर दूं, तो ये लाइन का फिर भी रबत बन जाता है। इन कंट्रास्ट टू एक्टिव इम्यूनिटी खत्म कर दूं, यहाँ पर ये कोमा ना लगाऊं, सीधी सेंटेंस बनाऊं। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेरिया टू मेक अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट अ डिजीज, दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, फिर भी ये लाइन ठीक बन जाती है। ठीक है, इसको खत्म भी किया जा सकता है, ये इंग्लिश का रूल है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, तो पैसिव, यहाँ से स्टार्ट किया उसने पैसिव इम्यूनिटी को बताना। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा, एंटीसीरम का मैं बताता हूँ क्या किसको कहते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज डालते हैं, किस, ताकि जो इंसान है वो इम्यून हो जाए उस बीमारी के खिलाफ, इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब आगे बात एंटी सीरम की। एंटी सीरम मैं आपको कहाँ पर बताऊं, नीचे है जगह, हाँ है। अच्छा जी, ब्लड से हम, मैंने ये एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पहले ही कोई एक ऐसा केमिकल सिट्रोलेटेड कोई केमिकल डाल दिया है जिसकी वजह से ना ब्लड जमे नहीं, और मैंने इंसान की वेन से ब्लड निकाला है सिरिंज से और इसमें डाल दिया, ठीक है, इतना ब्लड नहीं डाल दिया मैंने। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो ब्लड के अंदर ऑब्वियसली 45% जो ब्लड का हिस्सा है, वो ये वाला चैप्टर जो आपने अच्छे से नहीं ना पढ़ा, ये आपने थोड़ा सा अपने से नुकसान किया, इसको पढ़ना चाहिए था आपको। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 45% जो है ना वो ब्लड के अंदर ब्लड के सेल्स होते हैं। ब्लड के सेल्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये देखो मैंने वाइट ब्लड सेल जानबूझ के बड़ा बनाया, वाइट ब्लड सेल बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से। और प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये WBC वाइट ब्लड सेल से भी बड़े होते हैं। और ये प्लेटलेट्स ये 45% ये सेल्स बनाते हैं और ये बैठ जाते हैं नीचे, ठीक है। और ये जो ऊपर रह जाता है ना, इसमें मतलब ब्लड होगा, वाटर होगा और प्रोटीन्स वगैरह होंगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं सीरम। आप कह सकते हो कि ब्लड से अगर हम ब्लड के सेल्स को निकाल दें, बाकी जो हिस्सा बच जाएगा उसको हम कहते हैं सीरम, ठीक है। इस सीरम के अंदर जब हम एंटीबॉडीज को मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा एंटी सीरम, ठीक है। तो ये बन जाएगा एंटी सीरम, ये लिखा भी हुआ है, एंटी सीरम इज अ सीरम। अच्छा, ये मैंने कर्सर से, ये देखो, ये मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मैंने ब्लड डाला था, और ब्लड सेल्स नीचे बैठ गए, ऊपर जो फ्लूइड रह गया वो सीरम रह गया, और सीरम के अंदर एंटीबॉडीज मिला के मैंने एंटी सीरम बना लिया। अच्छा जी, ये लिखा भी हुआ है, एंटी सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। अच्छा जी, आगे क्या होता है? आगे वही कहानी है पिछले वाली। इन बॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विच आर टेकन अप बाय फेगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉयड। और उसके बाद क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी के कम्प्लेक्स बनते हैं, फेगोसाइट मैक्रोफेजेस आते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द पेशेंट इज स्पेयर्ड द कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को उस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो नहीं होती, या फिर उस बीमारी से अगर डेथ वगैरह भी हो सकती हो तो वो नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी, अब वही बात जो मैंने बताई थी, पैसिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं है, ये लंबे अरसे तक नहीं रहता। क्यों क्यों नहीं रहता? क्योंकि क्योंकि कोई टाइम तो नहीं लिया गया, मतलब एंटीबॉडीज बनाने के लिए कोई टाइम लिया ही नहीं गया, तो इसलिए इफेक्ट इमीडिएट है। लेकिन एंटीबॉडीज, जैसे ही एंटीबॉडीज का लेवल गिरेगा, रिड्यूस होगा, या फिर वो जब वो यूज अप हो जाएंगी ना, तो मजीद एंटीबॉडीज नहीं बन रही, ठीक है, नो फर्दर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इज देयर, तो फिर क्या होगा कि एंटीबॉडीज क्योंकि नहीं बन रही, तो फिर ये इफेक्ट कम हो गया, खत्म हो जाएगा फौरन, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये। इसका ना डिफरेंस भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएट करके भी लिखना पड़ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आमतौर पर। द मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज यूज टू कॉम्बैट। अच्छा, अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, दो सवाल आने चाहिए, एक तो सवाल जो आना चाहिए था, अच्छा वो मैं पहले सवाल का आखिर में जवाब देता हूँ, अभी वाले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का मेथड, हमें मुझे इस टाइम बैठे हुए लग रहा है कि यार बड़ा खराब मेथड है, क्योंकि बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही और इफेक्ट भी मतलब लेट आ रहा है, सॉरी जल्दी आ रहा है, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए रह रहा है। तो हम हर दफा एक्टिव इम्यूनिटी को ही क्यों नहीं यूज करते, वैक्सीन ही क्यों नहीं करते?
तो होता कुछ यूं है कि कुछ एक्टिव इन्फेक्शंस में या फिर कुछ आप कह सकते हो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ जब बॉडी में टॉक्सिन्स आ जाएं बहुत ज़्यादा, तो हमें ये पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करनी पड़ सकती है। वो वाली एक्टिव इन्फेक्शन कौन कौन सी हैं? वो है टेटनस, बहुत ही सीरियस और फेटल डिजीज है। फेटल कहते हैं उस डिजीज को जिससे इंसान की जान जाने का खतरा हो, मर जाता हो इंसान। जैसा है, टेटनस के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं इधर हमारे पास। और ये आमतौर पर जो है वो सड़क वगैरह पर या गंदी चीज जिसम पे जख्म हो जाए, और टेटनस गंदी चीज़ों पर ज़्यादा होता है, तो वहां पर सड़क वगैरह पर की जगह पर, तो वहां जिसम में दाखिल हो जाए ना, तो ये दिमाग पर रिएक्ट करता है, और जिसम के सारे मसल्स जो है ना वो अकड़ जाते हैं, और रेस्पिरेटरी जो सांस लेने वाले मसल है ना वो भी जब अकड़ते हैं तो इंसान जो है ना उसकी वजह से मर जाता है फिर। इसके अलावा इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस सी, बी, सी, ठीक है, बी के खिलाफ हम यूज करते हैं इसको। रेबीज है, ये कुत्तों के और बैट्स के काटने, चमगादड़ों वगैरह के काटने की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है, ये भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इससे इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और ये इससे भी बंदा मर सकता है। इस तरह ही स्नेक बाइट्स, ये जो सांपों के काटने से जो जहर जिस्म में दाखिल होती है, उसके खिलाफ भी हम एंटी सीरम यूज कर सकते हैं। और सांप के खिलाफ काटने की वजह से, के खिलाफ काटने से जो हम एंटी सीरम यूज करते हैं, वो बेसिकली एंटी टॉक्सिन, उसका अलग सा नाम दे दिया है। होती है उसमें भी एंटीबॉडीज ही हैं, लेकिन उनका उनका हम कहते हैं एंटी टॉक्सिन, क्योंकि वो जहर के खिलाफ काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं एंटी टॉक्सिन या फिर एंटी वेनम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वाला येलो डब्बा भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एड्स एक बीमारी है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। ये होती है HIV से, ये यहाँ इसने बताया नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। HIV से होती है ये बीमारी। HIV कहते हैं ह्यूमन, एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एड्स करवाता है। ये वायरस क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, यहाँ पर जगह नहीं है, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, उन पे जाके हमला करता है, और उनकी मशीनरी को यूज करता है सारी को। और बहुत सारे टी लिम्फो, मतलब फर्ज करो ये मैं बना ही दूं यार, ये टी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, इसके अंदर HIV आया है, ये यहाँ पर आ गया है। इसने सेल की सारी मशीनरी को यूज करना है, और अपने जैसे बहुत सारे HIV बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह। और ये सारे HIV, ये सारे वायरस जो है ना, ये सेल को फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, और सेल सारा तबाह हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे HIV आया, इसने सेल की मशीनरी को, क्योंकि HIV खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकता, खुद से एक वायरस दो वायरस नहीं बन सकते, इसने टी लिम्फोसाइट की मशीनरी को यूज किया। टी लिम्फोसाइट आपको पता है हमारी इम्यूनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया अभी, बी और टी। तो जब चूंकि ये टी लिम्फोसाइट्स को फाड़ता जाएगा, तो फिर टी लिम्फोसाइट्स की जैसे ही लेवल कम होंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी जैसे ही इतनी जीरो लेवल पर जाती है कि फिर एड्स के पेशेंट में ना, ये एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, एड्स विक्टिम ऑफन सकम टू अ बैक्टीरियल डिजीज। कि फिर ये सकम वर्ड का आपको मतलब शायद आना चाहिए, ये अच्छा वर्ड है, ये आपकी डिक्शनरी में भी, दिमाग वाली डिक्शनरी में भी ऐड हो जाना चाहिए, फ्यूचर में काम आएगा। सकम कहते हैं घुटने टेक देने को, जैसे हम कहते हैं ना कि वी सकम टू अल्लाह, हम अल्लाह के सामने घुटने टेकते हैं। या फिर ये टर्म वहां भी यूज होती है जब दो फौजें लड़ती हैं आपस में, और एक जो फौज है ना वो अगली फौज के आगे घुटने टेक दे, मतलब हार जाए, इसका समान जाए, उसको कहते हैं सकम कर दिया उन्होंने। तो एड्स के जो ये शिकार होते हैं ना, मतलब एड्स जिनमें होती है, जिन पेशेंट्स में, तो वो बेचारे जो सिंपल बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, उनके आगे भी घुटने टेक देते हैं। जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जिनको इम्यून सिस्टम हमारा इजीली मतलब काबू पा सकता है ना, जिससे उनके केस में भी जो एड्स के पेशेंट है वो मर जाते हैं। उस केस में भी वो सिंपल इन्फेक्शन भी, मतलब नज़ला भी हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल से उन पेशेंट्स को बड़ा मसला होता है। अच्छा, इसके आगे जो जो लाइन लिखी है ये बिल्कुल झूठ लिखी हुई है, देयर इज नो नो नोन क्योर ऑफ द डिजीज। ये ना बुक जो आपकी है ये वाली, ये 1998 की बुक है, और यही बुक मैंने पढ़ी है, यही बुक मेरे बाप दादाओं ने पढ़ी थी, और ये तकरीबन कोई 1500 साल से यही बुक चल रही है। तो अच्छा, ये बुक पे ना ये लिखा हुआ है कि इस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं। इस डिजीज़ के खिलाफ काफ़ी एंटीवायरल्स अभी यूज़ हो रही हैं, और इस डिजीज़ पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस डिजीज़ पर काबू पाया गया है, चाहे भी ऐसा रियल इलाज मर्ज नहीं है। ठीक है,
इट कैन स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये बीमारी फैलती कैसे? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती है, और दूसरे नंबर पर सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, जिनसी तल्लुकात से फैलती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं ना, उनसे। और ये सेक्सुअल कांटेक्ट खास तौर पर जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं ना, जो मर्द मर्दों के साथ करते हैं या औरतें औरतों के साथ, खास तौर पर मर्द मर्दों के साथ करते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा जल्दी से फैलती है। और सबसे पहले ये जो एड्स की बीमारी है, ये जो मिली भी थी इंसानों डॉक्टर्स को, वो होमोसेक्सुअल्स में मिली थी। ठीक है। तो चलो जी, ये मैंने टॉपिक जो इत्माम हुज्जत कर दी है। इत्माम हुज्जत का मतलब जो है ना, वो अपनी अम्मी से पूछ लेना तुम, कि इत्माम हुज्जत किसको कहते हैं। इत्माम हुज्जत मैंने इस टॉपिक के हवाले से कर दी है। अब इस टॉपिक में से अगर आ गया तो तुम्हें तुम्हें भी फिर इत्माम हुज्जत करनी चाहिए उसको पेपर में। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज जी। मैं मैं सेंड ये जो है अपलोड कर देता हूँ।